हेलो दोस्तों, आपका सायर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्रॉप प्रोडक्शन का अध्याय 4 पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके अंतर्गत मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास हैं और इसके बाद अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आप एग्रीकल्चर 12th की तैयारी के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, कौन कौन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, इसके साथ साथ आपकी पीएटी जो एमपी में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, आईसीआर का इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, बीयू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यूपी कैडेट के अंतर्गत जेड राजस्थान और सीयूटी, ऐसे तमाम जो कहे आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। आप 12th के बाद क्या करोगे, बीएससी। जब इन एंट्रेंस एग्जाम में से किसी एक को क्वालिफाई कर लोगे तो आपको गवर्नमेंट या विश्वविद्यालय मिलेगा या कोई कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो आप 12th की तैयारी के साथ साथ यहाँ पर कर सकते हो। ये क्लास है आपको बिना रुके पूरे वर्ष भर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो आज का इसका पार्ट 1 हो गया। अब ये कौन सा है, पार्ट 2 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें दिया गया क्वेश्चन है, मृदा में फास्फोरस की कमी का पौधों पर प्रभाव। अगर मृदा के अंदर फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है तो वो क्या इफेक्ट डालता है पौधों के ऊपर। ठीक है ना। तो जड़ों का विकास क्या होता है, कम, यानी पौधे के अंदर जो है पौधे की जो जड़ें होती है वो कम विकसित हो पाती। जब पौधे कम विकसित हो गए तो तना कैसा हो जाएगा, तने क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जब तने कमजोर हो जाए तो फसल देर से पकती है, फूल फल छोटे आकार के हो जाते हैं तथा कम बनते हैं। ठीक है। जब कम बनेगा तो उत्पादन, पत्तियों का रंग लाल बैगनी अथवा गहरे नीले रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, गहरे पीले रंग का हो जाता है। तो ये क्या है, फास्फोरस तत्व की कमी के लक्षण है। ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, मृदा में फास्फोरस की उपयुक्त मात्रा का पौधों पर प्रभाव। यानी मृदा के अंदर क्या है, उचित मात्रा डाली जाती है तब मृदा में, अगर यानी फास्फोरस की उचित मात्रा मृदा के अंदर है तो पौधों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। तो तने कैसे हो जाएंगे, ठोस व मजबूत रहते हैं। जब तना मजबूत रहेगा, ठोस रहेगा तो गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं तो जड़ों का विकास क्या होता है, अधिक होता है। जब जड़ें अधिक विकसित होंगी तो पौधा भी मजबूत रहेगा। पौधे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती तथा दाने का भार बढ़ने से अधिक उपज प्राप्त होती। क्या होती, अधिक उपज प्राप्त होती है। अनाज एवं फलों की गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार होता है। अनाज की जो अनाज और फलों की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है। दाने एवं भूसे के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी भूसा और दाना का अनुपात क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे हमें उत्पादन अधिक मिलता है। ठीक है। तो ये मृदा के अंदर क्या है, फास्फोरस तत्व क्या है, उचित यानी उपयुक्त मात्रा में, जितना पौधे को चाहिए उतना मृदा के अंदर उपलब्ध है, तो उसका क्या है, हमें ये लाभ मिल रहे हैं। ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों की प्रतिशत मात्रा, यानी मृदा में डाले जाने वाले फर्टिलाइजर और किन किन फर्टिलाइजर यानी पोषक तत्व कितने कितने परसेंट में पाए जाते हैं। तो मार्केट में आता है सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से एक उर्वरक आता है जिसमें फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा 16% होती है। डबल सुपर फास्फेट यानी इसके अंदर 32%। दूसरा आता है फास्फोरस वाला उर्वरक डबल सुपर फास्फेट के नाम से आता है जिसमें 32% क्या होती है, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। फिर आता है एक और मार्केट में ट्रिपल सुपर फास्फेट जिसके अंदर 48% क्या है, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे हम क्या है, डीएपी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएपी कहते हैं, जिसमें 40% क्या होता है, फास्फोरस। एक किसान सबसे ज्यादा इसी को पसंद करते हैं, इसका दाना काला होता है। ठीक है। मोनो कैल्शियम फास्फेट जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा 50% होती है। कैल्शियम मेटाफास्फेट इसके अंदर 60% फास्फोरस की मात्रा होती है। सबसे ज्यादा किसान पसंद करते हैं, इसे पसंद करते हैं। ये अपने बुंदेलखंड एरिया में, अदर का पता नहीं, लेकिन अधिकांश इसे पसंद किया जाता है। इसको याद करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है, ये तो आपको याद ही होगा, ये क्या, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 40% क्या है, फास्फोरस की मात्रा है।
सिंगल सुपर फास्फेट, फिर डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल, यानी एक एक बढ़ाते जाओ, सिंगल डबल ट्रिपल। इसमें 16 32 48 यानी 16 का पहाड़ा पढ़ दो आपके याद हो जाएगा, यानी एक टर्म में ये याद हो गए। अब मोनो कैल्शियम फास्फेट है तो 50 है, कैल्शियम मेटाफास्फेट है तो 60 है, यानी 50 60 50 60। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। 16 32 48 46 50 और 60 याद हो गया। सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, मोनो कैल्शियम फास्फेट और लास्ट में क्या है, कैल्शियम मेटा फास्फेट है। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि डीएपी के अंदर कितने % फास्फोरस की बात है। इसी में साथ साथ आपको 18% क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है मृदा में पोटास तत्व की कमी के पौधों पर प्रभाव। यानी मृदा के अंदर जब पोटास तत्व की कमी हो जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला है पत्तियों भूरी पर धब्बेदार हो जाती। कैसी, पौधे की पत्तियां कैसी, धब्बेदार हो जाएंगी, ठीक है। तने कमजोर हो जाने से पौधे गिर जाते। क्या हो जाते, तने कैसे पड़ जाते हैं, कमजोर, क्योंकि रोगग्रस्त हो जाए तो कमजोर हो जाते हैं तो वे गिरने लगती है। क्लोरोफिल कम बनने के कारण पत्तियां पीली हो जाती। और जब जिसमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पत्तियों का तो उसमें कैसी पत्तियां हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। पौधे रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाए। संवेदनशील का मतलब है पौधे जल्दी क्या हो जाए, रोग ग्रसित हो जाते हैं। जिस रोगों को सहन नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी लक्षण आए रोगों के, वे तुरंत ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है ना, उसे बोलते संवेदनशील। पत्तियों के सिरे तथा किनारे झुलसने लगते, यानी जलने टाइप के हो जाते। किनारे कैसे जलते हुए नजर आएंगे आपको, पत्ते बिल्कुल। यानी ये सबसे इंपोर्टेंट पोषक तत्व है। अगर पौधे को दुरुस्त यानी अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो पोटास का होना अति आवश्यक। अगर कमी हो जाए तो इस प्रकार के विकार आपको पौधे के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है मृदा में उपयुक्त पोटास की मात्रा का पौधों पर प्रभाव। यानी जितना पौधों को चाहिए आवश्यक पोषक तत्व वो मृदा के अंदर, जितने मृदा को पोटास तत्व की आवश्यकता होती है उतने मृदा में उपलब्ध है पौधों को, तो वो उनका प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है ना। पौधों का हरा रंग गहरा हो जाता है। क्या हो जाता है, पौधे का हरा रंग कैसा हो जाता है, गहरा, बहुत ज्यादा हरे दिखाई देने लगती पत्तियां। फास्फोरस एवं नाइट्रोजन वाली खादों का प्रभाव अच्छा रहता है। अगर आपके पोटास नहीं है, आपके जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त है, फिर भी उनका प्रभाव अच्छे से नहीं दिखे, क्योंकि इसका होना जरूरी है, ठीक है ना। पौधों के तने मजबूत एवं ठोस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पौधों के तने मजबूत एवं ठोस हो जाते हैं। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी पौधे को रोग ग्रसित नहीं कर पाते हैं, पौधे में रोग नहीं लगते अगर पोटास अच्छी मात्रा में मृदा के अंदर उपलब्ध है। पौधे में सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। पौधे अगर थोड़े बहुत अगर चापा दे, 1-2 दिन में अगर आप पानी नहीं दे पा रहे और ज्यादा पानी कमी हो जाए तब भी पौधा सहन कर सकता है। अगर पोटास की कमी हो जाए तो पौधा सूख जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपोर्टेंट क्या है, पोटास तत्व है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पोटास युक्त उर्वरकों की प्रकृति, यानी मार्केट में आने वाले फर्टिलाइजर उनके अंदर पोषक तत्व कितने % पाया जाता है, पोटास, ठीक ना। तो एक आता है पोटेशियम सल्फेट। क्या आता है, पोटेशियम सल्फेट। क्या आता है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, जिसमें 52% क्या होती है, पोटास की मात्रा होती है। पोटेशियम फास्फेट के नाम से आता है जिसमें 50% पोटास पाया जाता है। एक पोटेशियम नाइट्रेट आता है। क्या आता है, पोटेशियम नाइट्रेट आता है जिसके अंदर कितने 45% क्या होता है, पोटास पाया जाता है। फिर आता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या आता है, पोटेशियम क्लोराइड, जिसके अंदर क्या पोटास कितने % पाया जाता है, 60% क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, ठीक है ना। तो मार्केट में सबसे एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास, यही मार्केट में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। ये कैसा होता है, थोड़ा लाल
और क्या है सीधे समझ लो नमक की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा कलर में लाल होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा मार्केट में यूज किया जाने वाला है। इसको पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पोटाश की मात्रा करीब 60% होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो जी आपको 4 ये मार्केट में आने वाले पोटाश युक्त उर्वरक है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित उर्वरक, यानी मिश्रित फर्टिलाइजर किन्हें कहा जाता है? दो या दो से क्या है, दो या दो से क्या है, दो या दो से अधिक उर्वरक पदार्थों को आपस में मिलाने से जो मिश्रण तैयार की होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित उर्वरक कहा जाता है या उर्वरक मिश्रण कहते हैं, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक पोषक तत्व वाला आपने फर्टिलाइजर को लिया और एक साथ क्या है उनका मिश्रण कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका मिश्रित उर्वरक बन जाएगा, ठीक है। जिस मिश्रण में दो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण मिश्रण उर्वरक कहते हैं। जैसे 3 पोषक NPK, इनमें से कोई अगर ये 2 है तो वो अपूर्ण है, या ये 2 है तो अपूर्ण है, अगर ये 2 है तो भी अपूर्ण है। ये कम से कम ये तीनों होंगे जिस उर्वरक के अंतर्गत उसे हम बोले, जिस मिश्रण में तीनों प्रमुख पोषक तत्व NPK होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण मिश्रित उर्वरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। तो बात समझ गए ना। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, मिश्रित उर्वरकों का वर्गीकरण, यानी ग्रेड के आधार पर मिश्रण उर्वरकों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला आता है निम्न ग्रेड के उर्वरक। निम्न ग्रेड का मतलब है इनके अंदर NPK की मात्रा क्या है? कम पाई जाती है, ठीक है ना। इन उर्वरकों में तीनों पोषक यानी NPK की प्रतिशत मात्रा का योग 14% से क्या होता है? कम होता है। जैसे 3-4-3, ठीक है ना। यानी 3% क्या होगी? नाइट्रोजन, 3% फास्फोरस और 3% क्या होगा? आपका पोटाश होगा। यानी इस प्रकार का परसेंटेज आपको देखेंगे तो उसमें टोटल है 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे उर्वरकों को हम निम्न ग्रेड के उर्वरक कहा जाता है। सामान्य ग्रेड के उर्वरक, ठीक ना, यानी इन उर्वरकों में तीनों पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा का योग 15 से 24 तक होता है। क्या होता है? 15 से 24 के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में 4:6, यानी 4:6:6, यानी टोटल किया जाए तो कितना हो? 6×2 12 और 4 कितना हो जाएगा? अपना 16 हो जाएगा। कितना चाहिए? 15 से 24, यानी इससे बढ़िया अगर यहाँ पर एक आध और अनुपात जोड़ सकते हैं अपन लोग, 7:7:7, यानी इस प्रकार का भी तो 7:21 होता है। तो यानी 24 से अधिक नहीं होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे बीच के उर्वरकों को हम क्या कहते हैं? सामान्य ग्रेड के उर्वरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य ग्रेड के उर्वरक कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है उच्च ग्रेड के उर्वरक। इन उर्वरकों के इस वर्ग के उर्वरकों में तीनों पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा का योग 25 से 35 तक होता है। यानी 25 से 35 के बीच में होगा। यानी 11:11 के, यानी 11:11, यानी 11:11 कर दोगे, तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी ना तो 35 से अधिक और ना के 25 से कम, इसके बीच में अगर इन तीनों पोषक तत्वों का योग है तो उन्हें हम कहा कहेंगे उच्च ग्रेड के उर्वरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च ग्रेड के उर्वरक, ठीक है ना। तो ऐसे उर्वरकों को क्या बोलते हैं? मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। इनको ग्रेड क्या है? ग्रेड का मतलब होता है क्वालिटी या उनकी परसेंटेज। तो सबसे ऊपर क्या है? निम्न ग्रेड के, जिनके अंदर क्या है? वो तीनों पोषक तत्वों का योग कितना है? 14 से कम। सामान्य ग्रेड में कितने? 15 से 24, और उच्च ग्रेड में कितना है? 25 से 35 के बीच में, ठीक है ना। तो ये ग्रेड के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उर्वरक मिश्रण बनाने में सावधानियां। जब उर्वरक का मिश्रण तैयार कर रहे हो, मिश्रित उर्वरक का मिश्रण तैयार कर रहे हो, तो उस टाइम पर रखी जाने वाली सावधानियां क्या है? यदि मिश्रित उर्वरकों को बनाने हेतु तुरंत बाद मृदा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर तुरंत बाद, क्योंकि थोड़ा परीक्षण हो जाए,
क्या कोई रासायनिक क्रिया गड़बड़ ना हो जाए, ताकि वो मृदा में डालते क्या उसका गलत असर ना पड़ जाए। इसलिए पहले उसको चेक हो जाए, तो जानकारी पता मिल जाए, इसके बाद उपयोग करें। अमोनियम या आयन युक्त उर्वरकों को बेसिक स्लैग, चूना पत्थर, रॉक फास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। जल में मिले या आर्द्रता ग्राही उर्वरकों जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड आदि को मिलाकर अधिक समय तक मिलाकर नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर मिलाकर रख दोगे तो ये क्या है, आर्द्रता ग्राही होते हैं, जल्दी नमी पकड़ के गल जाएंगे, तो इसको क्या है तुरंत यूज करें। सुपर फास्फेट को नाइट्रेट एवं क्लोराइड युक्त उर्वरकों के साथ मिलाने से अम्ल सुसंत हो जाता है, जो भुभोरे या थैले को क्षति पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? क्षति, ठीक है। तो नाइट्रेट उर्वरक और क्लोराइड युक्त उर्वरकों को साथ मिलाकर नहीं रखना है, क्योंकि ये अम्ल पैदा करेंगे और क्या है, थैले को गला देंगे, ठीक है ना। सुपर फास्फेट अमोनियम फास्फेट को चूना के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक, कैसा है, विस्फोटक उर्वरक है, रसायन है, अतः इसका प्रयोग मिश्रण बनाने में नहीं करना चाहिए। अगर मिश्रण बनाने में करोगे तो क्या शायद विस्फोट हो जाए, जिससे क्या है बहुत सारी हानि हो सकती है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि सावधानी रखना चाहिए जब मिश्रण तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, मिश्रित उर्वरक तैयार करते समय की सावधानियां होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है मिश्रित उर्वरकों के लाभ, यानी आपको बेनिफिट क्या होते हैं जब मिश्रित उर्वरक मैदान में डालते हैं, तो आपको लाभ क्या होगा। लाभ बहुत सारे हैं। मिश्रित उर्वरकों को के प्रयोग से व्यय कम होता है और समय बचता है। व्यय का मतलब है आपको अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन के लिए अलग बोरा खरीदना है, पोटास के लिए अलग, और अगर फास्फेट के लिए अलग, तो ये तीनों एक ही के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको एक बोरा खरीदना है। यानी खर्च क्या होगा, ये प्रति इकाई मूल्य इनका कम होता है और समय की बचत हो जाती है। मिश्रित उर्वरकों के भंडारण में रख रखाव और प्रयोग करने में सुविधा रहती, आसानी से प्रयोग हो जाते। एकाकी उर्वरकों की अपेक्षा मिश्रित उर्वरक फसलों पर अधिक प्रभाव डालते, यानी एक पोषक तत्व वाला फर्टिलाइजर अगर जब आप फसल में डाल रहे तो उसका उतना प्रभाव नहीं मिलता है। जब तीनों एक साथ डालते हैं तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है, क्योंकि इनमें तीनों प्रमुख पोषक तत्वों के बीच अच्छा संतुलन रहता है। यानी एक क्या है, अच्छी बैलेंस के साथ इन्हें मिलाया जाता है ताकि ये अच्छे से मृदा में कार्य कर सके, ठीक है ना। मिश्रित उर्वरकों के सभी तत्व समान रूप से मृदा में मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अच्छे से समान तरीके से। ऐसे किसान जिन्हें उर्वरकों के के प्रयोग का ठीक ज्ञान नहीं हुए, वे मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो पोटास के लिए अलग थैला आता है, फास्फोरस के अलग आता है, नाइट्रेट के लिए अलग आता है, तो अगर इनको अलग अलग बोरों से डालेंगे तो क्या है कि कोई ज्यादा डल जाएगा, कोई कम डल जाए। अगर मिश्रित होगा तो एक किसान को डालने में सहूलियत हो जाती है, क्योंकि उसे अनुमान नहीं लगाना पड़ता, वो डालते तो बैलेंस के रूप में डल जाते हैं, तो एक ये लाभ हो जाता है अपन को, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिश्रित उर्वरकों से हानियां। अगर जिससे कोई भी व्यक्ति हो, जिससे लाभ है उससे हानि होती है। सौ की बात एक है, जिस चीज से आपको लाभ हो रहा है उससे थोड़ी बहुत हानि हो, लेकिन हानि होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं मिश्रित उर्वरक से इतने सारे लाभ थे, आज उसकी हानि भी पड़ेंगे। जिस मृदा में केवल एक ही पोषक तत्व का अभाव हो, उसमें मिश्रित उर्वरक का प्रयोग करने से दूसरे पोषक तत्वों का व्यर्थ सिद्ध होते हैं। व्यर्थ का मतलब है खराब चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? अगर नाइट्रोजन की कमी है, अब उसमें फास्फोरस है, पोटास है, तो उसकी भी बेकार चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर पोटास की कमी है तो नाइट्रोजन फास्फोरस का खराब चला गया। तो एक पोषक तत्व की कमी है तो अपने डाले तीनों है, तो तीन में से दो खराब चले गए, तो वे खराब सिद्ध होते हैं। मिश्रित उर्वरकों के बोरे पर अंक संख्या से यह पता नहीं चल पाता है कि उसको किन किन उर्वरकों के मिलाकर बनाए, यानी किन किन मिश्रण से क्या है मिश्रित उर्वरक तैयार किया गया, किन किन पूछे, ठीक है ना। मिश्रित उर्वरकों का द्वारा इच्छित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
अगर हमें 20 केजी अगर मृदा में कमी है नाइट्रोजन की और उसके अंदर क्या है 25 केजी है, तो अब वो हमें 5 केजी क्या है हमारी बेकार जा रही है। तो इच्छित मात्रा यानी जो अपनी इच्छा है उसके हिसाब से परसेंटेज नहीं, अगर उसको बैलेंस करेंगे तो दूसरा पोषक तत्व क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरे को बैलेंस करेंगे तीसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे अपनी इच्छित मात्रा से क्या है मृदा में पोषक तत्व नहीं डाल पाते। अन्य उर्वरकों की अपेक्षा मिश्रित उर्वरक इकाई मूल्य अधिक होता है, यानी जो कैसे आ जाते हैं मिश्रित उर्वरक महंगे होते हैं। क्या होते हैं, महंगे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मिश्रित उर्वरकों की प्रतिशत मात्रा, ठीक ना। तो अमोनियम फास्फेट के अंतर्गत नाइट्रोजन कितने परसेंट, 4%। फास्फोरस क्या होता है, 18% होता है। मोनो अमोनियम फास्फेट यानी अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई गई है, 12%। फास्फेट के रूप में क्या है, फास्फोरस कितने 60% पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम अमोनियम फास्फेट क्या है, पोटेशियम अमोनियम फास्फेट, यानी इसमें पोटेशियम का मतलब पोटास, अमोनिया का मतलब नाइट्रोजन, फास्फेट का मतलब फास्फोरस। तो यानी 12% नाइट्रोजन, 24% फास्फोरस और 12% क्या होता है, पोटास। तो है डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर यानी डीएपी, यानी 18% नाइट्रोजन और 46% क्या होता है, फास्फोरस होता है। पोटेशियम नाइट्रेट फास्फेट यानी इसमें 15% क्या है, नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में, और 30% क्या है, फास्फोरस है फास्फेट के रूप में, पोटास है 15% यानी क्या है, पोटेशियम के रूप में, ठीक है। यूपी मिश्रण नंबर 1, ठीक है ना, ठीक है। तो 16% क्या है इसके अंदर नाइट्रोजन है और 9% क्या है, फास्फोरस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हैं आपके मिश्रित उर्वरकों की प्रतिशत मात्रा हो गई है। तो ये इनको विशेष कर याद करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है ना दोस्तों। इनको लिख लेना, ठीक ना। अब आ जाता है जटिल उर्वरक। जटिल उर्वरक उन्हें कहते हैं ऐसे उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक मुख्य पोषक तत्व होते हैं तथा जिनके दो मुख्य पोषक तत्व रासायनिक संयोजन में होते हैं, यानी रासायनिक क्रिया द्वारा मिलाए गए होते हैं। उनमें से दो पोषक है तो 3, 2 या 2 से अधिक मिलाए गए, लेकिन 2 कैसे होंगे, रासायनिक क्रिया के संयोजन में होंगे। उन्हें कहा जाता है जटिल उर्वरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जटिल उर्वरक कहा जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जटिल उर्वरक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जटिल उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्या है जटिल उर्वरक, जटिल उर्वरक की मुख्य विशेषताएं, यानी जो जटिल उर्वरक होंगे उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है वो देखते हैं। इनके दानों का आकार समान तथा भौतिक दशा अच्छी होती है, यानी देखने में एक से दाने होते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। इनमें पादप पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती, यानी जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी परसेंटेज क्या होती है, ज्यादा होती है। ये जलग्राही नहीं होते हैं, यानी जल्दी से नमी नहीं सोखते हैं और ना ही इनमें ढेले बनते हैं। आप देख सकते हो डीएपी क्या है, एक जटिल उर्वरक है, उसके में कभी ढेले यानी गट्टे टाइप के बनते हैं, बोरे के अंदर नहीं बनते। दाने कैसे होते हैं, एक से होते। पादप पोषकों की प्रति किलोग्राम कीमत के आधार पर एक किसान को सस्ते पड़ते हैं, यानी प्रति केजी इनका मूल्य क्या होता है, कम होता है, यानी सस्ते होते हैं। इनका भंडारण सरलता पूर्वक किया जा सकता है, यानी इनको कहीं पर गोदाम में सुरक्षित रखने के लिए आराम से रखते हैं, कोई दिक्कत की समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप यहीं पर अपनी क्लास समाप्त होती है। इसके आगे पार्ट 3 आएगा जिसमें आपको पूरी क्लास कंप्लीट यानी ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और जो भी इसमें कमी या अच्छाई लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।